नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। अनेकों साहित्यिक सम्मान से सम्मानित तथा साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाली वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी कहानी एक छोटी सी भूल। दोस्तों, इनकी कहानियां अखिल भारतीय स्तर की पत्रिकाओं एवं अखबारों में प्रकाशित होती रही हैं, जैसे नवनीत, सरिता, गृह शोभा, मेरी सहेली गृह लक्ष्मी, वनिता, जागरण सखी आदि आदि। तो आइए सुनते हैं कहानी एक छोटी सी भूल। अनु, आज मैं बहुत खुश हूं। आज हमारी पूर्ण परिवार की कल्पना सार्थक हो गई है। पुत्र हो या पुत्री, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल पुत्र या केवल पुत्री के होने से कहीं ना कहीं मन में एक अधूरेपन का एहसास रह ही जाता है। एक पुत्री के पश्चात पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में दी गई पार्टी के पश्चात विमल ने अनुपमा को बाहों में समेटते हुए कहा। वस्तुतः पहले पुत्री होने से दोनों के दिलों में धुकधुकी मची हुई थी कि कहीं इस बार भी पुत्री ही न हो जाए। खास तौर पर विमल की माँ, जो बार बार उनसे आग्रह कर रही थी कि हम दो हमारे दो के युग में रिस्क लेने से अच्छा है कि बच्चे के सेक्स के बारे में जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लो। लेकिन विमल ने यह कहकर मना कर दिया था कि लड़का हो या लड़की, उसे दोनों ही स्वीकार्य हैं। वह अल्ट्रासाउंड करवाकर अजन्मे बच्चे को गिराने का पाप नहीं कर सकता। अनुपमा को स्वयं अल्ट्रासाउंड द्वारा बच्चे के सेक्स का पता लगाकर अनचाहे अजन्मे बच्चे को गिराने से सख्त चिढ़ थी। माँ के लिए तो उसका बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, एक जैसा ही है, किंतु सासू माँ के बार बार आग्रह से वह बेहद तनावग्रस्त थी। किंतु विमल के विचार ने उसे तनाव मुक्त कर दिया था। वास्तव में वह विमल जैसा आधुनिक विचारों का पति पाकर बेहद खुश थी, वरना उसने कई ऐसे दंपत्ति देखे थे जिन्होंने पुत्र की चाह में न जाने कितनी ही अजन्मी पुत्रियों की बलि चढ़ा दी थी। आखिर उनका कसूर क्या था? पुत्री के पश्चात पुत्र के जन्म से न केवल उन्हें वरन उनके पूरे परिवार में खुशी छा गई थी। उसके सास ससुर 1 महीने उसके पास रहकर उसे ढेर सी हिदायतें देकर चले गए थे। जिंदगी चल निकली थी। वह घर परिवार में व्यस्त हो गई थी तथा विमल ने घर से बाहर मजबूती से पैर जमाने प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण वह भी व्यस्त होता चला गया। उनके विवाह की 10वीं वर्षगांठ थी। हर बार की तरह इस बार भी विमल ने छुट्टी ले ली थी। सदा की तरह इस बार भी दिन भर पिकनिक मनाकर, पिक्चर देखकर तथा खाना खाकर वे घर लौटे थे। पूरे दिन घूमने के कारण थकान होने के पश्चात भी एक अनोखी खुशी मन में छाई थी। वस्तुतः एक सुखी परिवार की अहम सदस्य होने के एहसास ने उसके रोम रोम में खुशी भर दी थी। शिखा और शिव थके होने के कारण जल्दी सो गए तथा वह विमल की गिफ्ट की हुई नाइटी पहनकर शयन कक्ष में गई तो विमल ने उसे आगोश में भरते हुए प्यार से उसे निहारते हुए कहा, तुम्हारी इसी अदा के तो हम दीवाने हैं। पता नहीं तुम बिना कहे ही कैसे मेरे मन की बात समझ लेती हो। सच अनु, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम ही मेरे जीवन का पहला और अंतिम प्यार हो। वास्तव में जब से तुम मुझे मिली हो, मेरे जीवन का अर्थ ही बदल गया है। यह सच है कि तुमसे पहले मेरे जीवन में एक लड़की आई थी जिससे मैं विवाह भी करना चाहता था, किंतु मेरे और उसके घर वालों के विरोध के कारण वह विवाह संभव नहीं हो पाया था। पहले प्यार को भुला पाना इतना सहज नहीं होता, लेकिन अब न कोई गिला है और न शिकवा। अब तो ऐसा लगता है तुम्हारे बिना मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। उसके बालों की लटों से खेलते हुए विमल ने उससे पूछा, अनु माय डियर, क्या तुम्हारे जीवन में भी मेरे अलावा कभी कोई आया था जिसे देखकर लगा हो कि काश वह मेरा होता? कॉलेज के समय अनु के जीवन में भी एक लड़का आया था जिसे उसने चाहा था, किंतु उसके पिता के स्थानांतरण के कारण उनका यह अफेयर ज्यादा दिन नहीं चल सका था। विमल के प्यार से पूछने पर उसके मुंह से वर्षों पूर्व की वह बात निकल गई, जिसे वह अतीत के गर्भ में दफन कराई थी, जिसका अब उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहा था, तथा वह यह भी नहीं जानती थी कि अब वह कहाँ है। उसकी बात को सुनकर विमल का चेहरा स्याह पड़ गया तथा उसे बाहों के घेरे से अलग कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया।
अनु ने उसे समझाने का अथक प्रयत्न किया, बार बार कस्में खाईं कि उसकी उस समय की चाहत सिर्फ विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। वह कच्ची उम्र का कच्चा प्यार था। अगर वे दोनों इस संबंध में गंभीर होते तो फोन के जरिए उस प्यार को जीवित रखने का प्रयत्न करते, किंतु वे दोनों तो पिछले 20 वर्षों से मिले ही नहीं हैं और न ही उसे यह मालूम है कि अब वह कहाँ है। विमल पर अनुपमा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अनुपमा ने कहीं पढ़ा था कि अपना विवाह पूर्व अपना अफेयर कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, विशेषतया पति को, क्योंकि पुरुष चाहे कितना ही आधुनिक क्यों न हो, वह अपनी पत्नी के पहले अफेयर को कभी भी नहीं सह सकता। लेकिन जब विमल रस लेकर अपने अफेयर के बारे में बता रहा था, तब अनजाने में उसके मुंह से भी वह बात निकल गई थी, जिसका उसके जीवन में अब कोई महत्व नहीं रहा था। दूसरे दिन से विमल ने स्वयं को अति व्यस्त कर लिया था। देर से घर आना तथा जल्दी ही निकल जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। विमल का एक दूसरा ही रूप उसे नजर आ रहा था। जो विमल बिना उसके और बच्चों के रात को खाना ही नहीं खाता था, अब बाहर ही खाना खाकर आता तथा उससे बात किए बिना ही अपने कमरे में जाकर सो जाता। अगर वह बात करने का प्रयास करती तो कहता, आज मैं बहुत थक गया हूं, मुझे चैन से सोने दो। दिन बीत रहे थे और वह चाहकर भी उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसके ऑफिस तथा बच्चों के स्कूल जाने के पश्चात बिस्तर ठीक कर रही थी कि तकिए के नीचे छिपे कागज पर निगाह गई। प्रिय अनु, मैंने अपने मन को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु हार गया। तुम्हें देखकर मुझे उस अनदेखे व्यक्ति की याद आ जाती है। वह मेरे पीछे साए की तरह लग गया है। जितना मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, उतना ही वह पास आता जाता है। मैं जा रहा हूँ, दूर, बहुत दूर, शायद कभी न लौटने के लिए। बच्चों के लिए कुछ राशि बैंक में छोड़कर जा रहा हूँ, और हाँ, एक निश्चित राशि हर महीने तुम्हें भेज दिया करूँगा, जिससे बच्चों की परवरिश में कोई व्यवधान न आए। पत्र पढ़कर अनुपमा स्तब्ध रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो वह दिल से लगाकर बैठ गया। ऑफिस में जाकर पता लगाया तो पता चला कि कहीं दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिलने के कारण उसने हफ्ता भर पूर्व ही इस्तीफा देकर चला गया है तथा अपना नया पता ठिकाना छोड़कर नहीं गया है। कोई पता न होने से वह उसे ढूंढती भी तो कहाँ ढूंढती। जीवन में शून्य छा गया था। बच्चों को सीने से लगाकर रोने का मन किया था, किंतु उन मासूमों पर क्या गुजरेगी सोचकर दुख को सीने में ही छिपा लिया था। बच्चों के पूछने पर कह दिया था कि तुम्हारे पापा को दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई है, अतः वह चले गए हैं। जब घर मिलेगा तब हम भी चले जाएंगे। 10 वर्षों का साथ शायद 10 दिनों में सिमट कर रह गया था। तभी तो विमल ने रिश्तों की डोर एक झटके में तोड़ डाली थी। कश्मकश में जिंदगी गुजर रही थी कि उसकी इकलौती ननद सीमा राखी का त्योहार मनाने आ गई। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह विमल के बारे में उन्हें कैसे और क्या बताए। सीमा उसकी ननद ही नहीं, उसकी अध्यापिका भी रह चुकी थी। वह एक समय उनकी प्रिय शिष्या रही थी। वह उसे बेहद चाहती थी तथा उन्हीं के कारण ही विमल से उसका विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात भी वह उसकी ननद से ज्यादा उसकी हमदर्द और दोस्त रही थी तथा जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार कठिनाइयों में उसका साथ देते हुए उसका मनोबल बढ़ाया था। अतः जिस बात को वह बच्चों से छिपा गई थी, उनसे नहीं छिपा पाई थी। उसके सच सच बता देने पर उसे दिलासा देते हुए वह संयत स्वर में बोली थी, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी अनु? पुरुष चाहे स्वयं जैसा भी हो, किंतु जिसे वह चाहता है उस पर किसी का जरा सा भी अधिकार उसे विचलित कर देता है। यही विमल के साथ हुआ है। तुम चिंता न करो। मेरा विश्वास है कि वह तुमसे और बच्चों से ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाएगा। मन की दुविधा समाप्त होते ही चला आएगा। इसी उम्मीद के साथ वह जी रही थी। दिन, महीने, यहाँ तक साल बीत गया, लेकिन विमल नहीं लौटा। लोगों की भेदती नजरों के कारण इस शहर में उसका रहना कठिन होता जा रहा था। वह न विधवा थी न सधवा, वह परित्यक्ता थी। परित्यक्ता को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। यह उसे अच्छी तरह महसूस होने लगा था। सास ससुर ने भी उसे गुनहगार ठहराकर उससे नाता तोड़ लिया था।
बच्चों से अवश्य उन्होंने संबंध रखे थे। ऐसे समय में सीमा दीदी ने ही उनका साथ दिया। पानी सिर से गुजरता देखकर अंततः सीमा दीदी ने उसे सलाह दी थी कि वह उनके पास आकर नई जिंदगी प्रारंभ करे। उसे उनका सुझाव पसंद आया। उनकी कोशिश से उसकी एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नए लोग, नई जगह, जिंदगी आसान हो चली थी। लेकिन 2 बच्चों की परवरिश कोई आसान नहीं थी। कुछ दिनों पश्चात पहले के प्रश्न फिर से जिंदा हो उठे थे। इस बार लोगों के पूछने पर उसने कह दिया था कि उसका पति काम के सिलसिले में विदेश गया है। लेकिन इतना कितने दिन चल सकता था? लोग तो लोग, बढ़ते बच्चों के प्रश्न भी उसे परेशान करने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था राम हर युग में हुए हैं। एक राम वह थे जिन्होंने एक अनजान धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी अपनी गर्भवती निर्दोष पत्नी को वनवास दे दिया था। और एक राम यह है जिसने जवानी की दहलीज पर पांव रखती मासूम लड़की की एक छोटी सी भूल, वह भी ऐसी भूल जिसमें मात्र आकर्षण था, कुछ मासूम भावनाएं थी, कि इतनी बड़ी सजा दे डाली। वह इतना नहीं समझ पाया कि जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 महत्वपूर्ण वर्ष उसके परिवार को सजाने संवारने में लगा दिए, उसे अपना तन मन सौंप दिया था, वह उसके जीवन का सच था या वह जिसे वह अतीत के पन्नों में दफन कराई। पुरुष चाहे कितनी भी रंगरलियां मना ले, पर पत्नी के दामन पर लगा एक हल्का सा दाग भी वह सहन नहीं कर पाता। मानो स्त्री हाड़ मांस का शरीर नहीं, पत्थर की बनी हो, जिसमें न कोई भावनाएं हो और न ही कामनाएं, न ईर्ष्या हो न द्वेष। वह पुरुष के विवाहेतर संबंधों को सहजता से स्वीकार कर उसके साथ सहजता से चलती रहे, जबकि पुरुष उसकी छोटी सी भूल को भी न स्वीकार कर पाए। आखिर यह कैसी मानसिकता है? अतीत अतीत के पन्नों में ही दफन रहता, यदि वह उसके अतीत को कुरेदने की चेष्टा नहीं करता। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उसके प्यार पर विश्वास कर उसके कहने पर अपने अतीत के पन्नों को उलटने की धृष्टता कर ली थी, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ रही थी। अदालत भी एक अपराधी को उसके किए अपराध के लिए सजा की एक निश्चित अवधि तय करती है, लेकिन उसकी सजा की अवधि कितनी है उसे पता ही नहीं है। समय धीरे धीरे खिसकता गया, साथ ही उसके मन की कोमल भावनाएं मरती गईं। उसने स्थिति से समझौता कर लिया था। अब न उसे किसी का इंतजार था और न ही लौटने की कोई आशा। उसे दुख था तो इतना कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के 10 वर्ष सौंप दिए, जिसने उसके प्यार और विश्वास का मखौल बनाकर रख दिया। उसे जीते जी मार डाला। जीवन का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था। बच्चों की परवरिश ही उसका एकमात्र ध्येय रह गया था। अब उन्हीं के लिए उसे जीना था। समय आने पर बच्चों को उसने सब बता दिया था। उसे प्रसन्नता थी तो इतनी कि बच्चों ने उसे दोष दिए बिना उसके रिश्ते घावों पर मरहम लगाया था। यह सच था कि उनका बचपन उनके पालकों द्वारा अपनी छोटी सी भूल के कारण असमय ही कुचल दिया गया था, किंतु उन्होंने स्थिति से समझौता कर अपने विवेक, संयम और परिश्रम से समय को अपने अनुकूल बना लिया था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी मंजिल पा ली थी। शिखा डॉक्टर बन गई थी तथा शिव इंजीनियर। शिखा ने अपने डॉक्टर मित्र से विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो उसने बिना किसी झिझक के उसे आज्ञा दे दी थी। कम से कम उसके जीवन में तो उसके समान व्यर्थ का तनाव न हो, संशय के बादल न मंडराएं। जिससे उसने प्यार किया वही उसका जीवन साथी बने, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। विवाह में सीमा दीदी ने उसकी बहुत मदद की थी। उस समय एक आस जगी थी कि शायद पुत्री को आशीर्वाद देने ही वह आ जाए। पता नहीं, न जाने क्यों उसे लगता था कि वह जहाँ कहीं भी होगा उनकी खबर अवश्य रखता होगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। एक दिन वह स्कूल से आई तो सीमा दीदी को बैठे देखकर चौंक गई। वह अपने स्वभाव के विपरीत काफी गंभीर लग रही थी। उसके पूछने पर उन्होंने बिना कुछ कहे एक पत्र उसे पकड़ा दिया था। अनु, मुझे क्षमा कर देना। तुम पर शक करके मैंने न केवल तुम्हें वरन स्वयं को भी सजा दी है। मैं जब तक सब कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमसे दूर रहकर ही मैं हमारे प्यार को समझ पाया।
अगर ऐसा ना होता तो क्या तुम और मैं एकाकी जीवन व्यतीत कर पाते? तुमसे दूर रहकर भी मैं सदा तुम्हारे पास ही रहा। वस्तुतः तुम पर शक कर तुम्हारे पास आने का साहस ही नहीं जुटा पाया। अब जबकि चंद सांसें ही रह गई हैं, तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। अनुपमा उस पत्र को हाथ में लेकर बैठी ही रह गई। उसके कहे एक वाक्य ने उसकी सारी जिंदगी बदल डाली थी। पुरुष अपनी जवानी के किस्से अत्यंत ही रस लेकर सुनाता है। कृष्ण बना रास रचाते हुए वह यह नहीं सोचता कि जिन लड़कियों के साथ वह फ्लर्ट कर रहा है वह भी कभी किसी की पत्नी बनेगी। विवाह के सब्ज बाग दिखाकर उनकी मासूम भावनाओं से खिलवाड़ करने से नहीं चूकता, किंतु जब विवाह की बात आती है तो वह उड़ती तितलियों को छोड़कर भारतीय नारी के परंपरागत स्वरूप को ही पसंद करता है, जो उसके इशारे पर नाचे गाए। शायद यही कारण है कि विवाह करते समय वह अपनी तथाकथित प्रेमिकाओं को दूध में गिरी मक्खी की तरह अपने जीवन से निकालकर फेंक देता है, लेकिन पत्नी वह साफ और बेदाग चाहता है। आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों? अनु, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यह सच है कि विरह की पीड़ा तुमने भोगी है, पग पग पर अपमानों का सामना करना पड़ा है। जिस समय तुम्हें और बच्चों को विमल की आवश्यकता थी वह तुम सबको बेसहारा छोड़कर चला गया। एक परित्यक्ता का जीवन विधवा के जीवन से भी बुरा है, इसका एहसास मुझे है, किंतु वह तुम्हारा ही अपराधी नहीं है अनु, मेरा भी अपराधी है। जिस तरह तुमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष उसके बिना गुजारे हैं, उसी तरह मैंने भी बिना भाई के यह वर्ष गुजारे हैं। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। अनु, तुम चलो या ना चलो यह तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोपूंगी, परंतु मैं जा रही हूं। कम से कम उससे यह तो पूछ लूं कि आखिर मैंने और मेरे माता पिता ने ऐसा क्या अपराध किया था कि उन्हें उनकी ममता और मुझे उसके स्नेह से वंचित होना पड़ा। क्यों वे राखियां जिन्हें मैं हर वर्ष उसके लिए खरीदती रही उसकी कलाई में नहीं सच पाई? आखिर क्यों? अनु, यह पत्र तुम्हें न भी दिखाती, किंतु मुझे डर था कि कहीं वस्तु स्थिति जानकर तुम मुझे ही दोषी न ठहराने लगो। वैसे भी अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति की हर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, जिससे कि वह शांति से मर सके। आंखों में भर आए आंसुओं को पलकों पर रोकते हुए सीमा ने कहा। सीमा दीदी की बातें सुनकर भी एक बार अनुपमा का मन किया कि वह जाने के लिए मना कर दे। आखिर क्यों उस व्यक्ति से मिले जिसने उसे जिल्लत की जिंदगी दी, उसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया। किंतु उनकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं ने उसके दिल को डगमगा दिया। लोग तो ऐसी स्थिति में इष्ट मित्रों को भी देखने जाते हैं, और वह तो उसका पति ही नहीं, उसके बच्चों का पिता भी है। जीवन के 10 वर्ष कभी उसने उसके साथ गुजारे थे। कुछ स्वप्न बुने थे, कुछ स्वप्न देखे थे। आखिर वह भी तो एक बार जाकर देख ले कि उसके बिना उसने कैसे जिंदगी जी। दीदी, मैं भी चलूंगी। अचानक अनुपमा ने अपना निर्णय सुनाया। चलो। उसके निर्णय को सुनकर दीदी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अस्पताल के बेड पर पड़े उस हड्डियों के ढांचे को वह भी कहाँ पहचान पाई थी। उन्हें देखकर विमल की आंखों में एक चमक आई थी। कुछ कहने के लिए होठ फड़फड़ाए थे, किंतु कुछ न कह पाने की विवशता के कारण आंखों से आंसू बह निकले थे, और उसी के साथ ही चलती सांसें रुक गईं। दीदी रो पड़ी थी और वह सोच रही थी कि अन के अपराध की सजा उसने ज्यादा भोगी या विमल ने। उसके पास तो घर था, बच्चे थे, किंतु वह तो अकेला ही भटकता रहा। उसके पुरुषोचित अहंकार एवं मन में उपजे शक के अंकुर ने घुन बनकर न केवल उसकी वरन स्वयं की जिंदगी को भी तबाह कर डाला था। अनायास ही उसके हाथ ने मांग में लगे सिंदूर को पोंछ डाला। यद्यपि उस सिंदूर का महत्व उसके लिए 15 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था, किंतु लोगों की बुरी नज़र से स्वयं को बचाने के साथ विमल के साथ संबंध सहज होने की एक छीड़ सी आशा का प्रतीक बना सिंदूर उसकी मांग को सुशोभित करता रहा था। आज वह आशा भी समाप्त हो गई थी, और इसके साथ ही वह सीमा दीदी के कंधे से लगकर सिसक पड़ी। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी एक छोटी सी भूल।